सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। Okay, so very good afternoon to all of you once again. Today we are going to discuss about the battery charging system and type of drives. Okay, so these will be the content of our today's lecture. So as all of know that electrical equipment are commonly used in automobile in many ways. आप देखते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजन को स्पार्क करने के लिए ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम का यूज होता है, उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आज की डेट में इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, यदि हम ब्रॉडली बात करें तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स नेसेसरी फॉर मूविंग द कार, तो ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं? यदि हम बात करें इग्निशन सिस्टम, बैटरी भी किस पर काम कर रही है? इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे। इग्निशन सर्किट यानी ये पूरा का पूरा सर्किट ये किस पे काम करता है? आपका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है ये। स्पार्क प्लग, ये सारी जो चीजें हैं ये इंजन से रिलेटेड है। फ्यूल पंप जो है वो काम करता है, वो भी इलेक्ट्रिक पल्स पे काम करता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम काम करता है, कंट्रोलर्स काम करते हैं। मैग्नेटिक वॉल जितने भी लगे होते हैं गाड़ी में, ट्रांसमिशन से रिलेटेड या अन्य कोई सारे आपके इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होते हैं। ड्राइव ट्रेन की यदि हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल 4 व्हील ड्राइव जो होती है वो कपलिंग भी, या जब आप लीवर को शिफ्ट करते हैं तो वो भी अंगेज और डिसंगेज इलेक्ट्रिकली हो रही है। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल डिफरेंशियल आर आल्सो अवेलेबल नाउअडेज, तो वो भी हम लोग आजकल डिफरेंशियल को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके साथ रिलेटेड है अबाउट द मूविंग ऑफ द कार। इसी तरह से यदि हम बात करें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर एनहांसिंग कंफर्टेबल, यानी कि कंफर्ट को बढ़ाती, आराम को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमें चाहिए। पैसेंजर कंपार्टमेंट लाइटिंग, यानी हम अंदर लाइट जलाते हैं जहां पर भी, तो वो सारी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज अगेन डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिक सिस्टम। कार नेविगेशन सिस्टम जो हम यूज करते हैं, जीपीएस यूज करते हैं, वो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, जो हम लोग गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। मीटर जो होते हैं आपके, आजकल डिजिटल मीटर आप देख रहे हैं, वो सारे आपके इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलते हैं। मल्टी फंक्शंस मीटर है, हेड अप डिस्प्ले है, जो आगे आपके पास बहुत सारे अलग अलग चीजों का, टेम्परेचर का और कई चीजों का इंडिकेशन आता है, सेंसर्स का इंडिकेशन आता है, वो सारे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड हैं। इसी तरह से क्रूज कंट्रोल सिस्टम है, वो इलेक्ट्रिकल बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक की सिस्टम है, आजकल आप एंट्री कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल है, कीलेस एंट्री कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये सारी क्या है, आपके पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट आपको चाहिए इनको ऑपरेट करने के लिए। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर इम्प्रूव्ड सेफ्टी, यदि हम सेफ्टी की बात करें तो जो हेडलैम्प आप जलाते हैं, लाइट्स रात को दिखाई दे प्रॉपरली, वो भी आपकी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। टर्निंग सिग्नल लैंप्स, यानी लेफ्ट मुड़ रहे राइट मुड़ रहे हैं, उसके लिए भी आपको इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट है। ब्रेकिंग लाइट आपके लिए चाहिए। विंडशील्ड वाइपर्स आप चलाते हैं। कार स्टेटस मॉनिटरिंग की, कार की स्टेटस क्या है, टायर का प्रेशर क्या है, ये सारी चीजें आप आजकल डैशबोर्ड पे देख पाते हैं। ये सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू ही हो रहा है। ब्रेकिंग के लिए एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, टीसीएस, ईएससी, ये सारी जो भी चीजें हैं ये सारी इलेक्ट्रॉनिकली गवर्न है, और इन सब के लिए इंजन कंट्रोल यूनिट हम लोगों ने लगा रखा है। इसी तरह से रेयर एंड कोलिजन प्रिवेंटिंग सिस्टम, हम लास्ट में एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जो कि एक रडार भी हो सकता है, सोनिक भी हो सकता है, वो लगातार आपकी डिस्टेंस को मेजर करता रहता है। ये अगेन इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उस पर काम कर रहा है। अदर पेरिफेरल्स मॉनिटरिंग फंक्शंस लाइक सोनर सिस्टम, जो सोनर अभी हम बात कर रहे हैं, तो वो आपकी डिस्टेंस को लगातार चेक कर रहा है। मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं आपके पास में। नेविगेशन सिस्टम है, नाइट नेविगेशन। लेन ड्राइविंग है कि यदि आप लेन चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेशन आता है। ये सारी चीजें कुल मिला के हमें ये इंडिकेट करती हैं कि गाड़ी की खुद की इलेक्ट्रिकल सिस्टम कितनी वाइड है, और ये एक वाइड सब्जेक्ट होता है, वाइड टॉपिक होता है, जिसमें बहुत डिटेल में एक एक चीज डिस्कस की जाती है। लेकिन हमारे सिलेबस में ये बहुत ज्यादा डीप में नहीं है, तो हम लोग सिर्फ वही टॉपिक्स कवर करेंगे जितना हमारा सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम अपने आप में एक बहुत वाइड रेंज है, बहुत वाइड इसका परव्यू है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करते हैं हाउ बैटरी चार्जिंग सिस्टम वर्क्स। तो जो बैटरी चार्जिंग सिस्टम है ये कैसे काम करती है? आपने देखा है कि गाड़ी में एक बैटरी लगी होती है, एक आपके पास में हमने बात करी थी स्टेटर मोटर लगी रहती है जो गाड़ी को स्टार्ट करने के काम आती है। इसी तरह से एक अल्टरनेटर लगा रहता है जो गाड़ी में क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है और वापस से इसको चार्ज करता है, और कोई लोड को भी वो उठाता है। और ये आपके पास लोड्स हो सकते हैं, जैसे अभी हमने बात करी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जितने भी लोड्स हैं, गाड़ी को जो जो लोड चाहिए वो सारे सप्लाई कहाँ से मिलने वाली है हमको? इन दोनों आइटम से, या तो बैटरी से या फिर स्टार्टर मोटर से, सॉरी अल्टरनेटर से। तो ये दोनों सोर्स हैं जहां से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और इससे हमारे को लोड्स पे जो भी लोड की कंडीशन है उसमें हमारे को आउटपुट मिल पा रहा है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे काम करता है। यदि हम सबसे पहले बात करें तो आप देख पा रहे हैं
कि जब हम गाड़ी का इग्निशन स्विच घुमाते हैं तो वो इग्निशन स्विच इसमें कहीं पर भी लगा हो सकता है इस पूरे सिस्टम में, और जैसे आप स्विच को घुमाते हैं यानी कि चाबी घुमाते हैं तो आपका ये सर्किट क्लोज हो जाता है। सर्किट क्लोज होते ही आपका करंट इसमें से फ्लो होने लगता है। तो ये बैटरी क्या करती है, इसको करंट देती है और इससे आपका स्टार्टर मोटर घूमता है। ठीक है, स्टार्टर मोटर जब घूमता है तो इससे आपका अटैच रहता है फ्लाईव्हील, और ये स्टार्टर मोटर घूमता है तो ये फ्लाईव्हील को घुमाता है, और फ्लाईव्हील घूमने से आपका क्या होता है, इंजन में क्रैंकिंग होती है, यानी कि बंद इंजन को वो रोटेट करता है, जिससे कि पिस्टन अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू करते हैं। जब एक या दो बार पिस्टन अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं तो उनके अंदर में जो साइकिल्स है वो पूरी होती है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ये साइकिल्स जब अपने आप पूरी होने लगती हैं तो उसमें जैसे ही पावर जनरेट होती है तो वो खुद से घूमना शुरू कर देता है। तो एक बार वो खुद से घूमना शुरू कर देता है तो हमको फिर स्टार्टर मोटर की जरूरत नहीं होती और हम इसको कट कर देते हैं। अभी हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसका जो तरीका होता है वो यही होता है, क्योंकि बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, हमने लास्ट टाइम में भी पढ़ा था, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब आपका जो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अर्थ किया हुआ है, यहाँ पर आपने देख रहे हैं इसको एक अर्थ का सिंबल बनाया हुआ है न्यूट्रल के लिए। ठीक है, तो ये अर्थिंग है और यहाँ से आपके पास में मेन फेज लाइन है और ये जा रही है आपकी स्टार्टर मोटर में। तो स्टार्टर मोटर का भी जो दूसरा पॉइंट है वो न्यूट्रल किया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ न्यूट्रल अलग बना हुआ है, यहाँ न्यूट्रल अलग बना है, और भी जगह न्यूट्रल अलग बना है। तो देखिए ऑटोमोबाइल के केस में ये होता है कि न्यूट्रल कोई एक अलग से तार नहीं लगाया जाता। जैसे आप घरों में वायर देखते हैं तो हम जब भी करंट से कोई भी लोड को जोड़ते हैं तो दो तार चाहिए होते हैं। ठीक है, और दोनों ही हम सॉकेट में लगाते हैं। लेकिन जो आपके पास में कार होती है वहां पर आपको दो नहीं चाहिए, वहां पर आपके पास एक ही तार आप क्या करते हैं, इंजन से हर एक एक्सेसरीज तक ले जाते हैं, और जो दूसरा तार होता है वो आप क्या करते हैं, बॉडी पे कहीं भी लगा देते हैं। तो पूरी गाड़ी की बॉडी जो होती है वो मेटेलिक होती है, तो हम उस पूरी गाड़ी को अर्थ करके रखते हैं, न्यूट्रल बना के रखते हैं। तो आप इस बैटरी को वहां एक तरफ में गाड़ी की किसी भी बॉडी के साथ में जो भी लोहे का पार्ट है वहां जोड़ देते हैं, और उसके बाद जहां भी नेगेटिव जोड़ना है उसके लिए आप सीधे उसको वहीं पे बॉडी के साथ जोड़ दीजिए, तो वो नेगेटिव का काम करेगा। जहां भी अल्टरनेटर लग रहा है वहां नेगेटिव कर दीजिए, जहां लोड लग रहा है वहां नेगेटिव कर दीजिए। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो एक ही तार आपके पास जाता है, दूसरा तार आप सीधे उसको ग्राउंड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं कि आपका जो स्टार्टर मोटर है वो करंट ड्रॉ कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, यहाँ पर रोटेट होकर आपके इंजन को स्टार्ट कर रहा है। सो इट इज एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो अब हम समझते हैं कि ये आपके पास में स्टार्टर मोटर कैसी होती है और इसका क्या काम होता है। तो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं ये स्टार्टर मोटर का आपको कंस्ट्रक्शन दिखा रखा है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कंस्ट्रक्शन इन डिटेल। तो एज यू कैन सी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, तो स्टार्टर जो मोटर होती है बेसिकली इसमें दो सर्किट होते हैं अलग अलग, दो तरह की वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग होती है प्राइमरी वाइंडिंग, और एक नीचे आप देखेंगे यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो जो ऊपर की जो आपको वाइंडिंग दिख रही है, यहाँ पर जो वाइंडिंग है ये सिर्फ ये काम करती है कि जब भी आपके पास में चाबी लगाई जाती है और उसको घुमाया जाता है तो यहाँ पर एक सोलोनॉइड वॉल होता है। वो सोलोनॉइड वॉल क्या होता है, एक्चुएट होता है। तो इसमें जो कॉइल लगी होती है वो सिर्फ इतना ही काम करती है कि वो करंट बनाती है, एक टेम्परेरी मैग्नेट बनाती है, जिससे सोलोनॉइड ऑपरेट होता है, और ऑपरेट होते ही ये लीवर को बाहर की तरफ में पुश करता है। ठीक है, तो ये अंदर बाहर का जो सिस्टम है वो आपका कौन कर रहा है, सोलोनॉइड कर रहा है। और ये जो नीचे वाली है, जैसे ये अपना काम करता है उसके बाद सेकेंडरी जो आपके पास ये वाइंडिंग दिख रही है इसमें करंट फ्लो होता है, और ये क्या होता है, मोटर को रन करता है। और ये जब रन होता है तो इसके साथ एक शाफ्ट कनेक्टेड है और इस पर आप देखें एक पिनियन अटैच्ड है। तो ये जो पिनियन है इसके टीथ आपके किसके टीथ के साथ मिले हुए होते हैं, आपके इंजन के फ्लाई व्हील के साथ में। यदि हम राइट साइड का डायग्राम देखें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये आपके पास में स्टार्टर मोटर लगी हुई है और ये पिनियन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो पिनियन है ये अंदर बाहर हो सकता है। ये पिनियन जो है ये जब आप चाबी घुमाते हैं उस केस में ये बाहर आ जाता है और ये इसके साथ मैच करता है, किसके साथ, आपके फ्लाई व्हील के साथ में, और ये साथ में उस टाइम रोटेट होता है। जैसे ये बाहर आता है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग एक्टिवेट हो जाती है और ये घूमने लगती है, और ये मोटर जो है इसको ड्राइव करती है और काफी हाई टॉर्क ये लेता है और हाई करंट ड्रॉ करता है, लाइक 100-120 एम्पियर करंट ये ड्रॉ करता है। बहुत हैवी करंट ड्रॉ करता है जब ये स्टार्ट होता है। और ये क्या करता है, किसको घुमाने की कोशिश करता है, इस फ्लाई व्हील को। जैसे ही फ्लाई व्हील एक बार घूमने के साथ अपनी क्रैंकिंग करता है और इंजन के अंदर में आपके स्पार्क प्रोड्यूस होने शुरू हो जाता है, तो वो खुद से अपने साइकिल शुरू कर देता है। उसके बाद आपको स्टार्टर की जरूरत नहीं होती। तो जैसे ही आप इंजन, आपने देखा होगा चाबी को आप वापस से छोड़ते हैं तो वो वापस ओरिजिनल स्टेट पे आ जाती है, नॉर्मल जगह आ जाती है। तो वो नॉर्मल जगह का मतलब ये, जैसे आप उसको छोड़ते हैं आपकी जो अभी सोलोनॉइड बताई मैंने ये डीएक्टिवेट हो जाती है और वापस से आपके पास जो पिनियन है वो अंदर चला जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अब अपना काम स्टार्टर मोटर ने कर दिया है, अब इंजन अब स्टार्ट हो चुका है, वो खुद से घूम रहा है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस।
कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये मोटर है, मोटर बिल्कुल वैसी है जैसे आपकी अदर मोटर्स होती है। यहाँ पर वाइंडिंग दिखा रखी है, अंदर आर्मेचर है, यहाँ पर बुशेस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये कम्यूटेटर है और ऊपर वाला आपके पास सोलोनॉइड है, ठीक है। यदि हम इसको और डिटेल में देखना चाहें तो वी कैन गो टू इट्स एनिमेशन पार्ट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक आपके पास ये मोटर है, ऊपर में आपके पास सोलोनॉइड है। सोलोनॉइड कुछ नहीं होता है बेसिकली, ये भी एक तरह का टेम्परेरी मैग्नेट होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट होता है। तो जैसे आप स्टार्ट का बटन दबाते हैं गाड़ी में या चाबी लगाते हैं, आजकल की गाड़ियों में स्टार्ट बटन आ गया है, तो आप जैसे ही इस बटन को दबाते हैं या इसमें चाबी लगा के स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, ये जैसे ही मैग्नेटिक कॉइल इंड्यूस होती है तो ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है, ठीक है। आप देखेंगे प्लंजर अपनी तरफ में लेफ्ट में खींच रहा है और जैसे ही छोड़ते हैं तो ये राइट साइड में चला जाता है। तो आप सबसे पहले इसके डायग्राम को देखिए। जैसे हमने इंजन स्टार्ट किया, ये क्या होगा, इसको एक्चुएट करेगा और ये अंदर की तरफ खींचेगा और यहाँ पर स्प्रिंग लग रही है जिससे वापस जा सके। तो जैसे ही अंदर की तरफ खींचेगा तो ये वाला पार्ट देखिए बाहर चला जाता है। जब ये बाहर की तरफ होता है तो ये पार्ट अंदर की तरफ होता है। तो बस यही मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम सोलोनॉइड को ऑपरेट करते हैं, इस पार्ट को बाहर जाना है और इससे आप देखेंगे पिनियन जो है वो बाहर की तरफ चला गया और वो जाकर के किससे कनेक्ट हो गया, फ्लाईव्हील से। और जैसे ही ये बाहर जाता है वैसे आपकी सेकेंडरी मोटर जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है और वो रोटेट होने लगती है, जिससे आरपीएम आपके क्या होते हैं, जो आपके पास में फ्लाईव्हील है उसको टर्न करने लगता है और आपकी क्रैंकिंग शुरू हो जाती है। और क्रैंकिंग शुरू होती है, आपका जो स्टार्टिंग साइकिल है वो शुरू हो जाती है। और जैसे ये पूरा होता है, आप इंजन क्या करते हैं, इंजन में से चाबी जो आपने घुमा के पकड़ रखी थी उसको आप जैसे ही छोड़ते हैं तो वापस नॉर्मल पोजीशन होता है और जो आपका पिनियन है वो वापस अंदर की साइड आ जाता है। और ये जो है जो आपके पास में फ्लाईव्हील है, ये काफी हाई स्पीड से रोटेट होने लगता है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार यदि आप चलती गाड़ी के अंदर में वापस से इग्निशन को घुमाने की कोशिश करें, या कभी आपने स्कूटर में देखा हो किक लगाते हैं, जहां से एक बार गाड़ी स्टार्ट कर दी और आप फिर किक घुमाने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, आपको एक अलग सी आवाज आती है। वो अलग आवाज किसकी वजह से होती है कि ये पिनियन क्या होता है, इस हाई स्पीड से घूम रहे फ्लाईव्हील के साथ टच करने की कोशिश करता है, जो कि काफी खतरनाक होता है। तो उस समय में ये जो टीथ है ये वॉर्न आउट हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। तो हमें ऐसे स्टार्टिंग कंडीशन में इसको कनेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें ये सेफ्टी ऑलरेडी दे रखी है कि यदि ऑलरेडी इंजन स्टार्ट है तो आप उस समय में ये स्विच को काम करेंगे, दबाएंगे यदि स्टार्ट करने के लिए दोबारा से, तो वो एक्चुएट नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी इंजन चल रहा है। इंजन बंद होगा तभी ये पूरी साइकिल काम करेगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ दिस स्टार्टर मोटर, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड। तो हमने ये बात करी कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास किस तरह से ये गाड़ी काम करती है और किस तरह से हमारा स्टार्टर मोटर काम करता है और काफी हैवी करंट ड्रॉ करता है। तो जब ये हैवी करंट ड्रॉ करता है तो आप देखेंगे यहाँ पर बैटरी ड्रेन आउट होती है, बहुत तेजी से बैटरी की जो कैपेसिटी है वो डाउन होने लगती है, कम होने लगती है और बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, ठीक है। लेकिन ये कुछ सेकंड्स के लिए ही होता है, 2-3 सेकंड के अंदर हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और लगभग इसकी 20-30-40% तक हमारी बैटरी ड्रेन हो जाती है एक बार में, ठीक है। उसके बाद हमारी जरूरत होती है, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई तो हम सेकंड वाले जो सर्किट है हम उस पर आते हैं। जब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है तो हमारा किस तरह से काम करता है, तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक डायग्राम देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपका जब इंजन चालू हो जाता है तो इंजन से एक बेल्ट लगी हुई रहती है और वो बेल्ट किसको घुमाने का काम करती है, आपके अल्टरनेटर को। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये अल्टरनेटर के ऊपर कुछ बेल्ट के लिए ग्रूव बने हुए हैं और इसको घुमाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बेल्ट लगाते हैं जो इंजन से कपल्ड होती है। तो जैसे ही एक बार इंजन स्टार्ट होता है तो अल्टरनेटर आपका लगातार घूमता रहता है और अल्टरनेटर जब करंट घूमता है तो वो क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है और वो वापस से किसको देता है, बैटरी को देता है। तो आप इस कंडीशन में देखेंगे बैटरी वापस से चार्ज होने लग गई है, ठीक है। तो जो आपने सर्किट पहली बार देखा था उससे रिवर्स हो गया है, करंट क्या हो गया है, आपका रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लग गया है। जो पॉजिटिव है वहां पे करंट आ रहा है और आपकी बैटरी चार्ज होती जा रही है और ये काम कौन कर रहा है, अल्टरनेटर कर रहा है। सो दिस इज व्हेन योर इंजन स्टार्ट। तो अब आप देखेंगे स्टार्टर मोटर कोई फंक्शन नहीं कर रही है इस पर्टिकुलर केस में, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड। जैसे ही हमारे पास में गाड़ी पे लोड आता है, मतलब उसकी एसेसरीज चलती हैं, तो क्या होता है उस टाइम में हमारे पास में जो अल्टरनेटर होता है वो दोनों साइड का रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, कुछ करंट तो बैटरी को लगातार देता रहता है उसको चार्ज करने के लिए और कुछ करंट को वो डाइवर्ट कर देता है लोड्स के ऊपर में। तो मान लीजिए आपकी गाड़ी के अंदर लाइट जल रही है, बाहर के हेडलैम्प जल रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, कोई नेविगेशन सिस्टम चल रहा है, उन सबको जो करंट चाहिए वो अल्टरनेटर लगातार प्रोवाइड करता रहता है और जो एक्सेस एनर्जी है वो किसको देता रहता है, बैटरी को देता रहता है। तो बैटरी चार्ज होती रहती है। तो लॉन्ग ड्राइव में हम देखते हैं बैटरी इससे फुल चार्ज हो जाती है और आपके लोड भी चलते रहते हैं। तो गाड़ी जब भी चलती है प्लस उसमें इग्निशन सिस्टम है, ये सारे जो करंट है हमारे को लगातार इससे मिलते रहते हैं। तो ये कौन कंट्रोल करता है, फॉर दिस वी आर यूजिंग कंट्रोल यूनिट। तो वो जो ECU होगा वो हमारा ये कंट्रोल करेगा कि कितनी पावर हमको यहाँ देनी है, कितनी पावर हमारा लोड कंडीशन पे देनी है। तो ये सारा काम ऑटोमेटिकली प्रोग्राम के थ्रू हम लोग ECU से कंट्रोल करते हैं।
तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस फेज ऑल्सो। तो इस कंडीशन में इंजन ऑन है और ये लोडिंग कंडीशन है जिस समय लोड गाड़ी पे लगा हुआ है। तो लोड जैसा मैंने आपको बताया, हम गाड़ी की बॉडी से कहीं से भी कनेक्ट कर देते हैं न्यूट्रल को, और ये आपका अर्थ हो गया है। तो एक ही तार आपके पास में आता है बैटरी से, उसको आप क्या करते हैं फेज में दे देते हैं, और न्यूट्रल को आप क्या है बॉडी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर इंजन ऑन एंड लोडिंग कंडीशन। लेकिन एक कंडीशन और होती है हमारी गाड़ी में, वो होती है कि कई बार हमने क्या किया, कहीं खड़े हैं और गाड़ी को ऑफ कर दिया, हम इंजन नहीं चला रहे हैं लेकिन हम म्यूजिक सिस्टम सुन रहे हैं, हमारी पार्किंग लाइट जली हुई है, हमारा कोई और सेंसर ऑन है। उस केस में क्या होता है, आप देखेंगे स्टार्टर मोटर कोई काम नहीं कर रहा है, अल्टरनेटर कोई काम नहीं कर रहा है, गाड़ी स्टैटिक स्टेट में खड़ी हुई है बिल्कुल, लेकिन फिर भी जो आपके पास लोड्स हैं उनको देने का काम कौन करेगा, बैटरी करेगी। तो बैटरी से लगातार क्या होगा, आपके पास करंट ड्रॉ होता रहेगा, और मान लीजिए आपने हेडलैम्प जला रखा है, पार्किंग लाइट जला रखी है, कोई सेंसर्स आपके ऑन है, वो सारी एनर्जी कौन ड्रॉ करता रहेगा, आपका बैटरी से ड्रॉ। और बैटरी क्या होगी इस केस में, अगेन डिस्चार्ज होती रहेगी। तो कई बार आपने ये बात प्रैक्टिकली देखी होगी कि रात को हम लोग कई बार गाड़ी की लाइट जला के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, चाबी निकाल लेते हैं और सो जाते हैं। सुबह तक हमारे को गाड़ी बिल्कुल ड्रेन आउट मिलती है, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि जब हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं स्टार्टर मोटर को, तो इसमें बिल्कुल करंट नहीं होता है। तो हम उस कंडीशन के लिए उसमें हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि जब डीप डिस्चार्ज हो जाती है तो हमें बैटरी को निकालना पड़ता है, अलग से उसको एडिशनल सोर्स से चार्ज करना पड़ता है। लेकिन यदि नॉर्मल डिस्चार्ज हुई है तो वो खुद ही क्या करेगा, अल्टरनेटर उसको चार्ज करता रहेगा। तो यदि आपकी बहुत डीपली डिस्चार्ज हो गई, कई दिनों से गाड़ी खड़ी थी, तो आपको एक बार गाड़ी की बैटरी को बाहर चार्ज कराना पड़ता है, उसके बाद आप गाड़ी में लगा दीजिए, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये खुद चार्ज हो जाएगी। या कई बार आप देखेंगे कि आप किसी वैन को बुलाते हैं जो गाड़ी को स्टार्ट कर देती है दूसरी बैटरी जोड़ के, और वो बोलते हैं आप अपनी गाड़ी को 5-10 मिनट चालू रखिए या थोड़ी देर चला के आइए, तो आप उतनी देर में क्या होगा, आपकी बैटरी वापस से चार्ज हो जाएगी दोबारा स्टार्ट करने के लिए। So I hope all of you understand all these 4 stages of your battery system. Okay. Now let's move ahead. Let's talk about type of drives. ठीक है, तो type of drives क्या होती है, सिस्टम employed for motion control are called drives. तो हम जो भी motions लेना चाहते हैं गाड़ी के अंदर में, वो सब drives कहलाती हैं। ठीक है, motions बहुत सारे काम में आते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। It may employ any of prime movers such as डीजल और पेट्रोल इंजन्स, गैस और स्टीम टर्बाइंस, स्टीम इंजन्स, हाइड्रोलिक मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स फॉर सप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी फॉर मोशन कंट्रोल। तो देखिए अल्टीमेटली जो इसका गोल है वो है मैकेनिकल एनर्जी देना, यानी मैकेनिकली किसी चीज को घुमाना। और उसके लिए हम लोग जो भी ड्राइव यूज कर सकते हैं, उसको एनर्जी कौन कौन दे सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कोई डीजल इंजन दे सकता है, पेट्रोल इंजन, यदि इंजन से आपने कोई चीज जोड़ी है तो वो उसको ड्राइव दे सकती है। इसी तरह गैस या स्टीम टर्बाइन दे सकती है, स्टीम इंजन दे सकते हैं, हाइड्रोलिक मोटर्स दे सकती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स दे सकती हैं। ये सारी ड्राइव्स की फॉर्म है, ठीक है, वो हमें अल्टीमेटली मैकेनिकल एनर्जी दे रही है। ड्राइव्स एम्प्लॉइंग इलेक्ट्रिक मोटर्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। यदि हम स्पेशल कैटेगरी की बात करें, सिर्फ वो जो कि इलेक्ट्रिक मोटर से हम लोगों को ड्राइव मिल रही है, तो हम उसको इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के पार्ट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, एक हो गया आपके पास सोर्स की जहां से आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, देन पावर मॉड्यूलेशन, आपको पावर मॉड्यूलेशन लगातार करनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन योर लोड कंडीशंस एंड इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स। इसी तरीके से आप जो पावर मॉड्यूलेट करते हैं, उससे जो पावर जाती है वो जाती है मोटर को। यानी आप ऐसा नहीं है कि जो सोर्स है उसकी डायरेक्ट पावर को आप मोटर में कनेक्ट करते हैं, आप खुद उसको क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और उसको कंट्रोल करने का काम होता है हमारी कंट्रोल यूनिट का। तो कंट्रोल यूनिट ये चीज देखती है कि उसको कितनी पावर सप्लाई करनी है, कम करनी है, ज्यादा करनी है, वो सारा काम कंट्रोल यूनिट का होता है। और ये किस पे डिसाइड करती है, ये अलग अलग सेंसर से डिसाइड करती है कंट्रोल यूनिट कि इसको कितना पावर को मोटर को देना है। मान लीजिए लोड आपके पास बढ़ गया है या लोड कम हो गया है, तो उसके हिसाब से मोटर की जो टॉर्क है वो कम होगा या ज्यादा होगा। ये हम लोग लगातार सेंस करते रहते हैं सेंसिंग यूनिट से, और उसके जो फीडबैक से हम कंट्रोल यूनिट को देते रहते हैं। तो जो पैरामीटर हमको सेंसिंग यूनिट दे रही है उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम होता है, और वो कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि पावर मॉड्यूलेशन कितना रखना है। तो ये एक क्लोज लूप है, ये लगातार काम करता रहता है और ये अप एंड डाउन के लिए अपने आप सेल्फ एडजस्ट करता रहता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रिक ड्राइव यू कैन से स्कीमेटिक वर्क्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द पार्ट्स। यहाँ पर हमने देखा सोर्स है, पावर मॉड्यूलेटर है, मोटर है, लोड है, सेंसिंग यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है। तो हम एक एक करके देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर मॉड्यूलेटर की। तो पावर मॉड्यूलेटर क्या करता है, द पावर मॉड्यूलेटर रेगुलेट्स द आउटपुट पावर ऑफ द सोर्स। तो जो आउटपुट सोर्स है, जहां से भी आपको सोर्स से एनर्जी या इलेक्ट्रिक फॉर्म में मिल रही है, उसको ये क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेट का मतलब बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, और उसको कांस्टेंट भी रख सकता है। ठीक है, it controls the power from the source
to the motor in such a manner that motor transmit the speed torque characteristics required by the load. तो इसका अल्टीमेट गोल क्या है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो स्पीड और टॉर्क की जो कैरेक्टरिस्टिक है, हमने पहले पढ़ रखा है कि स्पीड एंड टॉर्क में क्या रिलेशन होता है। हमें कभी स्पीड ज्यादा चाहिए होती है, टॉर्क कम चाहिए होता है, और कभी हमें टॉर्क बहुत ज्यादा चाहिए, मान लीजिए हिल एरिया है, टॉर्क बहुत ज्यादा चाहिए, स्पीड कम चाहिए। तो ये सारी अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से क्या करता है, ये पावर मॉड्यूलेशन कंट्रोल करता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांसिट ऑपरेशन लाइक स्टार्टिंग, ब्रेकिंग एंड स्पीड रिवर्सिंग द एक्सेसिव करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। तो जब जब ये कंडीशन होती है, मान लीजिए आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ब्रेक लगा रहे हैं, तो बहुत हैवी करंट ड्रॉ होता है आपका सोर्स से। ठीक है, तो हमारे को क्या चाहिए, दिस एक्सेसिव करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स मे ओवरलोड इट और मे कॉज अ वोल्टेज ड्रॉप। तो इससे क्या होगा, एकदम से बहुत ज्यादा लोड जाएगा तो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। एकदम आप देखेंगे गाड़ी में यदि लाइट भी जल रही है तो लाइट एकदम से कम हो जाती है। यदि आपने कभी गौर किया होगा, गाड़ी में आप खड़ी गाड़ी में आपने लाइट जला रखी है और आप कुछ काम कर रहे हैं या हेडलाइट जल रही है और आप उसी टाइम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो एकदम से वो लाइट डिम हो जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, हेंस द पावर मॉड्यूलेटर रिस्ट्रिक्ट द सोर्स एंड मोटर करंट। तो ये क्या करता है, एक लेवल से ज्यादा पावर ड्रॉप नहीं हो जाए इसको भी कंट्रोल करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। कौन, पावर मॉड्यूलेशन यूनिट। द पावर मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स द एनर्जी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मोटर। इसका एक और पर्पस क्या है पावर मॉड्यूलेटर का, कि ये एनर्जी को भी कन्वर्ट करता है कि किस फॉर्म में हमें एनर्जी मिल रही है और इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सोर्स इज डीसी एंड एन इंडक्शन मोटर इज यूज्ड, देन पावर मॉड्यूलेटर कन्वर्ट डीसी इनटू एसी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम जानते हैं कि बैटरी है या फिर आपका पास जो अभी हमने पढ़ा अल्टरनेटर, वो करंट ड्रॉ जो बना रहा है वो बना रहा है डीसी। और यदि मान लीजिए आपने गाड़ी में कहीं इंडक्शन मोटर यूज की हुई है और वो एसी से चलती है, तो उसको चलाने के लिए भी पावर मॉड्यूलेटर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा फ्रॉम डीसी टू एसी। ठीक है, इट ऑल्सो सेलेक्ट द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द मोटर सच दैट मोटरिंग और ब्रेकिंग। तो मोटर का क्या ऑपरेशन होना है, वो मोटरिंग फॉर्म में काम कर रही है या ब्रेकिंग फॉर्म में काम कर रही है, इन दोनों के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, आपका पावर मॉड्यूलेटर है। ओके, सिमिलरली वी हैव कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट भी हमने देखा था, वापस एक बार देख लेते हैं कि अभी हमने बात करी है पावर मॉड्यूलेटर क्या काम करता है, इसी तरह से हमने बात करी थी कंट्रोल यूनिट की। तो ये कंट्रोल यूनिट क्या क्या काम करती है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द पावर मॉड्यूलेटर विच ऑपरेट्स एट स्मॉल वोल्टेज एंड पावर लेवल्स। तो जो आपने अभी बात करी, पावर मॉड्यूलेटर कम या ज्यादा कर सकता है अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक को फ्लोट करता है, उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। ठीक है, द कंट्रोल यूनिट ऑल्सो ऑपरेट्स द पावर मॉड्यूलेटर एज डिजायर्ड। तो जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से कंट्रोल यूनिट उसको सिग्नल भेजेगी और पावर मॉड्यूलेशन उसको करके देना पड़ेगा। राइट, तो पावर मॉड्यूलेटर को जो भी एक तरह से कह सकते हैं इनपुट मिलेगा वो आपको कंट्रोल यूनिट के थ्रू मिलेगा। इट ऑल्सो जनरेट्स द कमांड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर मॉड्यूलेटर एंड मोटर। तो इसमें ऐसी भी कमांड्स हम पहले से, यानी कि अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड हम पहले ही फिक्स करके रखते हैं, जिससे कि हम किसी तरह से उनको शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए, किसी तरह से डैमेज नहीं हो जाए। तो हम प्रोटेक्शन के पर्पज से भी क्या करते हैं, इस तरह के जो सिग्नल्स हैं उनको हम कंट्रोल यूनिट से भेज सकते हैं। ठीक है, एन इनपुट कमांड सिग्नल विच एडजस्ट द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द ड्राइव फ्रॉम एन कंट्रोल इनपुट यूनिट। तो हम लोग एक मिनिमम थ्रेशोल्ड यूनिट भी उसमें फिक्स करते हैं कि मिनिमम इतना हमें करंट चाहिए, तो हम वो थ्रेशोल्ड भी उसमें फिक्स करते हैं। तो एटलीस्ट जो मॉड्यूलेटर है उसको इतना करंट लगातार सप्लाई करना है, तो ये चीज़ भी कंट्रोल यूनिट ही लगातार उसको सिग्नल भेजती है कि कितना करंट उसको ड्रॉ करना है मिनिमम। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट्स कह लीजिए, ये भी निर्धारण जो करता है, जो फिक्स करता है, वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करती है। ओके, देन हम बात करें कि इलेक्ट्रिक मोटर ही क्यों यूज में ले रहे हैं। हम हाइड्रोलिक मोटर भी काम में ले सकते हैं, हम और तरह की भी मोटर्स अभी हमने पढ़ी है उनको भी काम में ले सकते हैं। तो इसके क्या फायदे हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। ओके, द इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स आर अवेलेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ टॉर्क, स्पीड एंड पावर। तो आप सब जानते हैं आज की डेट में इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो बहुत हैवी लोड्स भी ले सकती हैं, बहुत हाई स्पीड पे भी चल सकती हैं, बहुत पावरफुल भी होती हैं। तो आपके पास बहुत वाइड वैरायटी में आज की डेट में इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं अवेलेबल। तो आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसी मोटर आप चूज कर सकते हैं या कस्टमाइज बना सकते हैं। तो ये एक बहुत एडवांटेज है। लेकिन मान लीजिए आप इंजन की बात करेंगे तो वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही आउटपुट देगा। इंजन के आरपीएम एक रेंज से एक रेंज तक ही जा पाएंगे, ठीक है, उसकी टॉर्क एक रेंज पे ही जा पाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिकल जो ड्राइव्स हैं उनमें आप काफी वेरिएशंस कर सकते हैं। दे आर एडेप्टेड टू ऑलमोस्ट एनी ऑपरेटिंग कंडीशन सच एन एक्सप्लोसिव एंड रेडियोएक्टिव सबमर्ज इन लिक्विड्स, वर्टिकल एनवायरमेंट, माउंटिंग एंड सो ऑन। तो देखिए बहुत अच्छी बात जो है इलेक्ट्रिकल ड्राइव के साथ वो ये है
कि किसी भी कंडीशन में उसको काम पे लगा दीजिए, वो काम बहुत अच्छे से करती है। इलेक्ट्रिकल मोटर्स आप देखेंगे तो इवन एक्सप्लोसिव जहाँ पे काम आ रहे हैं वहाँ पर भी हम यूज़ कर रहे हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जहाँ पर हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल मोटर्स लगी हुई हैं। आप किसी लिक्विड प्लांट की बात करें, वहाँ पर भी है। इसी तरह से वर्टिकल एनवायरनमेंट, यानी आप मान लीजिए कहीं पर वर्टिकली काम कर रहे हैं तो भी आप इलेक्ट्रिकल मोटर लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है तो भी आप इलेक्ट्रिक मोटर लगा सकते हो, समझ रहे हैं। माउंटिंग्स एंड सो ऑन, इस तरह से हम किसी भी एप्लीकेशन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर को डिजाइन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, ये एक और अच्छा एडवांटेज है कि पॉल्यूशन नहीं होता है। इसीलिए आप देख रहे हैं धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ में जा रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत कम है इलेक्ट्रिकल मोटर के, ठीक है। इट कैन ऑपरेट इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ स्पीड, टॉर्क, प्लेन, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग वेरिएशन दे सकते हैं, अलग अलग हम टॉर्क और स्पीड के कर्व्स ले सकते हैं। कभी हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कभी हम टॉर्क को कम कर सकते हैं, दोनों को बढ़ा सकते हैं, दोनों को घटा सकते हैं। ऐसे हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस को ले सकते हैं बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। दे कैन बी स्टार्टेड इंस्टेंटली एंड कैन इमीडिएटली बी फुल्ली लोडेड। तो देखिए हमने इंजन पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, आप धीरे धीरे टॉर्क बढ़ाते हैं और इंजन को कुछ समय लगता है उसको उतना आउटपुट देने के लिए, ठीक है। आप एकदम से ऐसा नहीं है कि फुल लोड पे उसको ले जाएंगे, उसको कुछ समय देना पड़ता है जिससे कि वो फुल लोड तक जा सके। इलेक्ट्रिकल मोटर्स आर मच मोर प्रोमिनेंट, कह सकते हैं आप, और रेस्पॉन्सिव, यानी उनका रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। आप जैसे स्टार्ट करते हैं और आप एकदम से बहुत तेज लोड पे ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, आपके पास पॉसिबिलिटी है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की, यू कैन टेक देम टू फुल लोड इमीडिएटली एंड देयर इज नो नीड ऑफ रिफ्यूल और वार्म अप द मोटर। तो ऐसा भी नहीं है कि आप क्या करिए, मोटर को स्टार्ट करिए, थोड़ी देर चला के रखिए 5 मिनट, उसके बाद गाड़ी चलाएंगे। जैसा आपने इंजन में कई बार देखा है, यदि आप ठंड की बात करते हैं और आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो आप करीबन 1-2 मिनट के लिए अपनी गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं क्योंकि बंद नहीं हो जाए। तो ऐसा हम लोग इंजन के साथ करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल मोटर्स के साथ हम ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और यदि ठंड है, गर्मी है, बरसात है, हम किसी भी कंडीशन में उसको तुरंत ले जा सकते हैं। वी डोंट नीड वार्म अप टाइम। तो ये वार्म अप टाइम जो होता है इलेक्ट्रिकल मोटर्स में ना के बराबर होता है। They have flexible control characteristics and can employed to automatically control the drive। तो देखिए इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि हम इसको ऑटोमेटिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोगों को इनपुट के हिसाब से इसकी जो आरपीएम है, टॉर्क है, उनको हम वेरी कर सकते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे को चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमको चाहिए, उसको हम ऑटोमेटिकली इन ड्राइव्स की मदद से आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे एडवांटेज हैं अपने इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के। देयर आर फ्यू मोर्स। Because of the following advantage, the mechanical energy already available from a non-electrical prime mover is sometimes first converted to electrical energy by generator and back to mechanical energy as an electrical motor। तो देखिए कई बार क्या होता है, आपके पास प्राइम मूवर कोई और है, मान लीजिए इंजन है या फिर टरबाइन है, कोई और प्राइम मूवर है जिससे आप एनर्जी डेवलप कर रहे हैं। तो हम कई बार क्या करते हैं, उसको पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उससे हम मोटर चला करके उससे वापस से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी हम लोग कई बार यूज करते हैं। जैसे अभी हमने देखा अल्टरनेटर हमने लगाया, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक मैकेनिकल एनर्जी, यानी जो इंजन चल रहा है उसकी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और पावर बना रहा है, करंट बना रहा है, और उस करंट को हम लेकर के अलग अलग वापस से मोटर्स को चला रहे हैं। देख पा रहे हैं कि लाइक मान लीजिए आपकी वाइपर मोटर चलानी है, आपके पंखे चलाने हैं, आपका एसी का फैन चलाना है, तो ये सब चीजें कौन चला रहा है, एक इलेक्ट्रिक मोटर चला रही है। तो पहले प्राइम मूवर को लगा के आपने इलेक्ट्रिक करंट बनाया और उससे आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके अलग अलग इक्विपमेंट्स को चलाया, ठीक है। सो दिस कैन ऑल्सो बी हैपेंड। इलेक्ट्रिकल लिंक दस प्रोवाइड्स बिटवीन द नॉन इलेक्ट्रिकल प्राइम मूवर्स एंड लोड इम्पैक्ट टू द ड्राइव फ्लेक्सिबल कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर भी अभी हमने बात करी कि नॉन इलेक्ट्रिकल प्राइम मूवर्स हैं, जैसा अभी मैंने बोला टरबाइन हो सकता है, गैस से रिलेटेड हो सकता है, हाइड्रोलिक हो सकता है, तो वो सारे प्राइम मूवर्स जो होते हैं उनसे हमको जब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस चलाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक ड्राइव लगानी पड़ती है, हम लोगों को एक कह सकते हैं आप कंट्रोलिंग यूनिट लगानी पड़ती है विच कैन कंट्रोल द फ्लेक्सिबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी टॉर्क की क्या रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल, या स्पीड की क्या रिक्वायरमेंट है, हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो वो क्योंकि प्राइम मूवर जो है वो आपका नॉन इलेक्ट्रिकल है, तो इसलिए हम लोगों को बीच में कंट्रोलिंग यूनिट बीच में देनी पड़ती है जो कि एक लिंक का काम करती है। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ योर इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम। देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ एडवांटेज है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव लगा दिया तो सब कुछ अच्छा है, कुछ उसमें लिमिटेशंस भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। लेट्स ट्राई टू डिस्कस। द पावर फेलियर कंप्लीटली डिसेबल्ड द होल ऑफ द सिस्टम। तो इसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि जैसे ही पावर गई सारा काम बंद हो गया।
ठीक है, आपने अभी सुना होगा 2-4 दिन पहले बॉम्बे के अंदर में लाइट चली गई और सारा काम बंद हो गया, लोकल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन सब कुछ बंद हो गई, बहुत सारी इक्विपमेंट्स बंद हो गए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल ड्राइव पर काम कर रही हैं। आपकी लिफ्ट काम करना बंद कर देगी, आपकी बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज दीज ऑल ड्राइव्स आर डिपेंडिंग ऑन योर इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट बंद तो सब बंद। तो यही बात आपको बता रहे हैं कि द पावर फेलियर कंप्लीटली डिसेबल्ड द होल ऑफ द सिस्टम। तो पावर फेलियर होते सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। यदि यहीं पर हमारे पास कुछ ऐसी चीज होती जो कि नॉन इलेक्ट्रिक बेस थी, मान लीजिए हाइड्रोलिक बेस थी, या फिर हम इंजन से ऑपरेट हो रही थी, तो हम उससे फिर भी हमारा काम करते रहते। लेकिन यदि मान लीजिए वो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यदि मान लीजिए आपके घर में एक इन्वर्टर है, ठीक है, और वो बैटरी से ऑपरेट हो रहा है, एक तरीका तो वो हो गया। लेकिन यदि करंट आपके पास खत्म तो आपकी लाइट चली जाएगी। इन्वर्टर में यदि बैटरी है जब तक वो काम करेगा। लेकिन सपोज करिए बैटरी भी ड्रेन हो गई, अब क्या करें? अब तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है, घर में लाइट जलानी है या फिर शादियों में लाइट जलानी होती है, या आपने बारात में लाइट देखी होंगी, तो वहाँ क्या करते हैं, हम एक इंजन सेपरेट लगाते हैं। हम लोग एक होंडा के छोटे वाले जेनसेट आते हैं, हम वो रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्राइम मूवर जो होता है वो कौन होता है? अगेन योर मैकेनिकल डिवाइस होता है। तो वहाँ पे हम एनर्जी डेवलप करते हैं, वापस से उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम हमारे डिवाइसेस को चलाते हैं। तो दिस इज हाउ अवर डिपेंडेंसी वर्क्स। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल की प्रॉब्लम है कि यदि हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स पे डिपेंडेंट होते हैं तो हमारा पावर फेलियर के टाइम हमें बहुत दिक्कत आती है। द एप्लीकेशन ऑफ द ड्राइव इज लिमिटेड बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज इन अ प्लेस वेयर द पावर सप्लाई इज नॉट अवेलेबल। तो देखिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मान लीजिए आप एक बोट लेकर के पानी में जा रहे हैं, तो आप ऐसा तो नहीं है तार जोड़ के रखेंगे आप हमेशा, या फिर एक बैटरी चार्ज कर ली उससे ही आपका मोटर बोट चल जाएगी, ठीक है, चलेगी, लेकिन जब तक वो चार्ज रहेगा तब तक चलेगी। उसके बाद क्या? मान लीजिए 20 समुद्र में पहुंच गए, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब क्या करेंगे? तो आप देखेंगे वहां पर खुद का एक सोर्स लगा रहता है, छोटे जेनसेट लगे रहते हैं जिसमें डीजल या पेट्रोल भरा रहता है। तो वो क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं और उससे ही पावर को लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जहां पर भी सोर्स नहीं होता है वहां पर आप इन तरह की ड्राइव्स को यूज नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को, ठीक है। इट कैन कॉज नॉइज पॉल्यूशन। एक प्रॉब्लम क्या है कि आवाज बहुत करती है मोटर्स, हालांकि अब तो बहुत कम हो गई हैं, धीरे धीरे एडवांसमेंट इतना आ गया है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो काफ़ी स्मूथ रन करती हैं, बट फिर भी आप देखेंगे कि एक अलग तरह की, जैसे ही स्पीड बढ़ती है तो एक अलग तरह की आपको आवाज़ आने लगती है इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर में, तो वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो नॉइस इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस। एंड वन मोर ड्रॉबैक इज इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज वेरी हाई। तो अब बहुत महंगी पड़ती हैं। आप देखेंगे, आप इलेक्ट्रिक कार लेने जाते हैं तो उनकी मोटर जो होती हैं गाड़ी की वो बहुत कॉस्टली आती हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइव बहुत कॉस्टली आती हैं, तो ये कॉस्ट को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो ये एक और डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के लिए। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो हम बात करें इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की क्लासिफिकेशन की, तो देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज इन विच वी कैन क्लासीफाई अवर इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। तो जो क्लासिफिकेशन है, इट इज फर्स्ट ग्रुप ड्राइव, सेकेंड इज इंडिविजुअल ड्राइव, थर्ड इज मल्टी मोटर ड्राइव। तो देखिए हमने कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में इन तरह के कॉम्बिनेशंस को देखा होगा, बट वी डोंट नो कि हम इसको क्या बोलते हैं, तो हम इसको सिर्फ समझ लेते हैं क्योंकि हम लोग इस बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं और देख रखी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप ड्राइव की। तो जो ग्रुप ड्राइव होती है ये क्या होती है? इफ सेवरल ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म और मशीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन वन शाफ्ट एंड ड्रिवन और एक्चुएटेड बाय वन मोटर, द सिस्टम इज कॉल्ड अ ग्रुप ड्राइव और शाफ्ट ड्राइव। तो आप समझ रहे हैं कि मोटर तो एक ही है और एक शाफ्ट आपने ले रखी है और उसी पे कई सारी पुली लगा दी, और इससे क्या कर रहे हैं, एक आप मशीन चला रहे हैं, दूसरी पुली लगा करके बेल्ट लगा के आप दूसरी मशीन चला रहे हैं, तीसरी चला रहे हैं, तो ये कहलाती है ग्रुप ड्राइव। तो आपका अल्टीमेटली सोर्स तो एक ही हुआ, एक ही मोटर है, उससे एक ही शाफ्ट निकल रही है, लेकिन आपके सिस्टम जो है वो कई सारे लग रहे हैं और आपने जितनी आपको आउटपुट चाहिए थी वो आपने इससे डिराइव कर ली है, इससे बेल्ट लगा के आपने ले ली है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड योर ग्रुप ड्राइव, ओके। यदि हम बात करें ग्रुप ड्राइव की, इफ सेवरल ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म, इसके एडवांटेज की हम बात करते हैं तो मोस्ट इकोनॉमिकल। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, हम डायग्राम में देख के समझ पा रहे हैं कि एक तो हमने मोटर काम में ली है और इससे हमने कई सारी मशीन एक साथ चला रखी हैं, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं पैसे बचाती है, इकोनॉमिकल होती है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? एनी फॉल्ट दैट अकर्स इन द ड्राइव मोटर रेंडर्स ऑल द ड्राइविंग इक्विपमेंट आइडल। तो देखिए मान लीजिए यदि आपके पास ये चीज चल रही है और मोटर में कोई खराबी आ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही मशीन बंद होगी, आपकी सारी मशीनें बंद हो जाएंगी, तो हमारी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई, एक मोटर खराब यानी सारा काम बंद। तो ये एक हमारे लिए ड्रॉबैक होता है किसका? ग्रुप ड्राइव का। दूसरा डिसएडवांटेज है एफिशिएंसी लो बिकॉज ऑफ लॉसेज अकरिंग इन एनर्जी ट्रांसमिटिंग मैकेनिज्म। तो देखिए जो लॉसेज हैं,
मान लीजिए पहली ड्राइव के अंदर में 20% लॉस होता है, यदि हम इसको एक ही के लिए बनाते तो टोटल लॉस सिर्फ 20% होता, लेकिन यदि हम सेकंड के लिए भी बात करें, थर्ड के लिए भी बात करें, सबके 20-20% लॉसेज हम यदि देखें तो ओवरऑल लॉस हमारा बढ़ जाएगा। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव बात है कि ओवरऑल लॉसेज हमारे इसके अंदर बढ़ जाते हैं। थर्ड डिसएडवांटेज इज नॉट सेफ टू ऑपरेट, ऑल्सो नॉइस लेवल एट वर्किंग स्पॉट इज वेरी हाई। तो हम कॉमनली बात करते हैं, हम इंडस्ट्री की यदि बात करें तो हम जनरली ग्रुप ड्राइव्स प्रीफर नहीं करते, इस तरह की ड्राइव्स हम प्रीफर नहीं करते हैं, ठीक है, और इससे नॉइस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये दोनों डिसएडवांटेजेस हमारे पास रहती हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। द सेकंड कैटेगरी इज इंडिविजुअल ड्राइव। तो जो दूसरी कैटेगरी है वो है इंडिविजुअल ड्राइव। ये बहुत सिंपल है और हम लोग हमेशा से देखते हैं कि कोई एक मशीन के साथ में एक मोटर लगी हुई रहती है। जैसे आपने लेथ मशीन देखी होगी कॉलेजेस में, तो वो क्या होती है, एक मोटर के साथ एक लेथ के साथ एक मोटर कनेक्टेड है और वो मोटर चलाएंगे तो आपकी एक लेथ मशीन घूमेगी, ठीक है। तो ये कहलाती है इंडिविजुअल ड्राइव, सब पे एक एक लग रही है। तो यदि ये मान लीजिए मोटर खराब होती है तो एक ही मशीन बंद होगी, बाकी तीन और हैं तो वो तीनों चलती रहेंगी, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। If a single motor is used to drive or actuate a given mechanism and it does all the jobs connected to this load, the drive is called individual drive. तो एक ही मशीन से रिलेटेड है, एक ही मशीन का ये इनपुट आउटपुट के जैसे काम कर रही है, तो ये कहलाएगी आपके पास इंडिविजुअल ड्राइव। ऑल द ऑपरेशंस कनेक्टेड विद द ऑपरेटिंग ऑफ ए लेथ मे बी परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल मोटर। तो हम जानते हैं कि लेथ मशीन में हमारी एक ही मोटर लगी होती है और आप ऑपरेशन चाहे जो करना चाहे लेथ मशीन को चला के, नर्लिंग करनी हो, टेपर टर्निंग करनी हो, नॉचिंग करनी हो, जो भी आप करना चाहें वो सारे, ऐसा नहीं कि अलग अलग ड्राइव्स यूज करनी है, आप एक ही ड्राइव से उसको सबको परफॉर्म कर सकते हैं। ईच मोटर इज ड्रिवन बाय इट्स ओन सेपरेट मोटर विद द हेल्प ऑफ गियर्स, पुलीज एटसेट्रा। ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या होगा, ये अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे गियर भी हो सकते हैं, यहाँ पर बेल्ट भी हो सकती है, चेन भी हो सकती है, डिपेंड्स। तो ये आप एक इंपॉर्टेंट बात ये कि एक मशीन के साथ एक ही मोटर लगेगी। डिसएडवांटेज क्या है, पावर लॉसेज अकर्स। तो हमारे पास क्या होता है, पावर लॉसेज इस केस में भी बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पूरी जो पावर आपके इंजन की है वो हम मोटर की है वो पूरी हम सोर्स में यूज नहीं कर पाते हैं, बीच में पावर लॉसेज होते हैं, ठीक है। देन हम सबसे लास्ट वाली की बात करें, दिस इज कॉल्ड मल्टी मोटर ड्राइव। मल्टी मोटर ड्राइव का क्या मतलब है कि मशीन तो एक ही है लेकिन चलाने के लिए हमने 2 या 3 मोटरें काम में ले रखी हैं, ठीक है। तो ईच ऑपरेशन ऑफ मैकेनिज्म इज टेकन केयर बाय अ सेपरेट ड्राइविंग मोटर। तो हर एक काम के लिए एक मोटर हमने लगा रखी है। मान लीजिए एक मशीन है, उसमें हम बात करें, मान लीजिए मिलिंग मशीन है हमारे पास में, आपने देखा होगा, तो मिलिंग मशीन के अंदर में मान लीजिए 4 तरह की मूवमेंट है। सपोज करिए एक तो आपके जो वर्किंग बेंच है उसको लेफ्ट एंड राइट मूव कराना है, एक है आपके वर्किंग बेंच को अप एंड डाउन मूव कराना है, एक हो सकता है कि आपकी जो टेबल है उसको शाइवल कराना है किसी एंगल पर, ठीक है, और एक आपके पास मोटर है जो कि आपकी कटर को घुमाती है। तो देखिए आपके पास 4 अलग अलग मोटर होगी, चारों काम करने के लिए। मशीन एक है लेकिन हर मैकेनिज्म के लिए एक सेपरेट मोटर लगी हुई है वहां पे, ठीक है। The system contains several individual drives, each of which is used to operate its own mechanism. तो आप समझ गए, मान लीजिए आप 4 तरह की अलग अलग चीजों को ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ 4 तरह की मोटर लग रही है। So such kind of system is known as multi-motor drives. Separate motors are provided for actuating different parts. तो एक मोटर से एक ही चीज को हम एक्चुएट कराते हैं ऑफ ड्राइवन मैकेनिज्म। तो जो भी ड्राइव करना है हमको एक मोटर उसके लिए सेपरेटली हमें लगानी पड़ेगी। इसके फायदे क्या है, एडवांटेज क्या है, ईच मशीन इज ड्रिवन बाय ए सेपरेट मोटर, इट कैन बी रन एंड स्टॉप एज डिजायर्ड। तो ऐसा नहीं है कि एक अपन ने मोटर चला दी तो उसके बाद मान लीजिए नर्लिंग हो रही है, टेपर टर्निंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मोटर उतनी पावर की चल रही है। मान लीजिए आपका छोटा सा काम है, यदि उसके अंदर में छोटी मोटर उसमें लगी हुई है तो वो छोटा मोटर ही उसका काम कर लेगी, पूरी बड़ी पावरफुल मोटर चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पर हम मल्टी मोटर की बात कर रहे हैं, मल्टी मोटर में सबके लिए अलग अलग आपके पास मोटर लगी हुई है। तो सपोज करिए कि आपको कोई एक ऑपरेशन करना है पर्टिकुलरली, तो हमें सिर्फ टेबल को नीचे खिसकाना है, तो मान लीजिए 5 मिनट हमको टेबल को ऊपर से नीचे लाने में लगे तो सिर्फ आपकी एक ही मोटर चलेगी। तो इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव, यानी आपका पैसा कम लगेगा क्योंकि 3 मोटर उस कंडीशन में ऑफ है, समझ गए। तो इट इज एडवांटेज। मशीन नॉट रिक्वायर्ड कैन बी शट डाउन एंड ऑल्सो रिप्लेस विद अ मिनिमम ऑफ डिसलोकेशन। तो जो भी काम नहीं कर रहे हैं हम उनको बंद कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। ये बहुत ईजी रहता है क्योंकि सब इंडिविजुअल हैं उसके अंदर में मोटर्स। देयर इज ए फ्लेक्सिबिलिटी इन द इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट मशीन। तो इसमें यह भी फायदा है कि इंस्टॉलेशन आसान होता है, कारण कि ऐसा नहीं है कि एक ही मोटर से सारे सिस्टम को जोड़ना है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या फायदा है कि मान लीजिए आपकी मशीन पैक होके आई है फैक्ट्री से, तो हर एक यूनिट अलग है, हर एक यूनिट का मोटर ड्राइव अलग है, तो आपको सिर्फ उसको उससे कनेक्ट करना है, फिर आपको दूसरा मैकेनिज्म को जोड़ना है। तो इससे आपका क्या होता है, जो कह सकते हैं आपकी डिजाइन जो है वो काफी सिंपल हो जाती है। इट इज नॉट मच मोर कॉम्प्लेक्स।
In the case of motor fault, only its connected machine will stop, whereas others will continue working undisturbed. तो क्या होगा कि मान लीजिए एक मोटर खराबी हो जाती है तो सिर्फ उससे रिलेटेड मैकेनिज्म ही रुकेगा। मान लीजिए आपने अभी बात करी कि चार मोटर लग रही है मिलिंग के ऊपर में, तो सपोज करिए अप एंड डाउन वाली मोटर खराब हो जाती है, बाकी तीनों काम कर रही है, तो आपकी मिलिंग मशीन बंद नहीं हो जाएगी। यदि आपको अप एंड डाउन भी करना है तो आप वहां पर मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन बाकी की तीन मोटर्स आपकी परफेक्ट काम कर रही है तो आपका काम नहीं रुकेगा। ठीक है। एब्सेंस ऑफ बेल्ट एंड लाइन शाफ्ट ग्रेटर रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट टू ऑपरेटिंग पर्सन। तो देखिए हमने शुरू में बात करी थी ग्रुप ड्राइव की, तो हमने अलग अलग बेल्ट लगाई थी, तो उससे आपकी जो एक्सीडेंट के चांस है वो बहुत बढ़ गए थे। तो यहाँ पर क्या है, जब एक मोटर एक ही चीज को चला रही है, तो हम यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं राइट साइड में, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि दो मोटर लगी हुई है और दो मोटर के साथ ही अलग अलग शाफ्ट लगा के हमने अलग अलग गियर लगा रखे हैं। तो हम चाहें तो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उस मोटर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं और उससे आउटपुट हम ले सकते हैं। ठीक है। तो ये फायदा होता है आपके पास में किसका, मल्टी मोटर ड्राइव का। ठीक है। सो इट इज मोर सेफर यू कैन से एक्सीडेंट से। सिमिलरली इसका डिसएडवांटेज क्या है, इनिशियल कॉस्ट विल हाई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जगह आपने एक मोटर खरीदी लेथ मशीन में और उससे ही आपने सारे ऑपरेशंस कर लिए तो सस्ती पड़ी। एक मशीन आपने मिलिंग खरीदी उसमें चार अलग अलग मोटर लगती है तो कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। ठीक है। हालांकि कैपेसिटी भले ही आपको कम की लेनी पड़ी हो, लेकिन फिर भी कॉस्ट इनकर्ड होती है, कॉस्ट एडअप होती जाती है, तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है आपकी। ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर मल्टी मोटर ड्राइविंग सिस्टम। So this is all from my side. Thank you so much for being with me.